चलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप चाहे निबंध लिखेंगे फ्यूचर में या डिस्क्रिप्शन में कहीं पर आंसर में जब कभी कुछ देंगे तो हमेशा एक क्वेश्चन या एक जो आंसर का स्टाइल है वो तैयार होना चाहिए कि अभी जो समय चल रहा है वो कैसा है, यानी आप कौन से युग में जी रहे हैं, वो समय कैसा है, उसके बारे में आपको देना ही होता है। तो अभी के समय के बारे में यदि 3-4 टिप्पणियां करनी हो तो उनमें पहला समय तो है कि ये जो समय है ये इंडस्ट्री 4.0 का समय है। एक चीज़ खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। तो जब टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल कर रहा है उसका समय है। अब वो कमाल कर रहा है या नुकसान कर रहा है वो बात की बात है। कई बार टेक्नोलॉजी जब आती है तो हम उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, उसमें जीते हैं। कई बार वो फ़ायदा देती है, कई बार नुकसान करती है, वो मूल्यांकन बाद में होता है, वो अलग चीज़ है। दूसरा एनर्जी ट्रांजिशन का समय है। ये जो समय है ये एनर्जी ट्रांजिशन का समय है, जब हम एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं। पुराना जो फॉसिल फ्यूल है उससे हम लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, ईवी की तरफ जा रहे हैं। और तीसरा, जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ी दुविधाएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जियोपॉलिटिक्स का विज़न जो है वो क्लियर नहीं है कि दुनिया की पॉलिटिक्स किधर जाएगी। बिल्कुल नहीं पता कि पॉलिटिक्स किधर जाएगी, किस देश को किसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। पिछली बार भी हमने बात की थी। तो एक ये समय है कि हम लोगों को उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये सब हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, एआई चल रहा है। और दूसरी चीज़, हम जा रहे हैं डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था वो रिवर्स की तरफ जा रहा है, उसमें रिवर्स गियर आ गया है। और जो कुछ भी पूरी दुनिया मिलजुल करके करना चाहती थी, अब सब आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। एक वो समय है। तो ये 4 बड़ी चीज़ें आज के समय में चल रही है। ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी कि जियोपॉलिटिक्स में तमाम प्रकार के कन्फ्यूज़न, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन देश किसके साथ कैसे संबंध बनाए, क्लियर नहीं है कुछ भी। कई बार क्लियर हो जाता है तो वर्ल्ड ऑर्डर एक जैसा चलता है, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए एक जैसा चलता रहता है। अभी उथल पुथल वाला है, कहाँ कौन किसके साथ जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। टेक्नोलॉजी में क्या होगा, एआई सक्सेस हो जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी, नहीं होगा तो फिर उसको रिप्लेस कौन करेगा, पता नहीं। और एनर्जी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या वाकई में सक्सेसफुल हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, और फिर वो नई टेक्नोलॉजी आने तक वो कितने साल चलेंगे उसका भी पता नहीं। क्योंकि 100 साल जो है फॉसिल फ्यूल ने निकाल दिए, लगभग 100 साल। तो 100 साल तक फॉसिल फ्यूल जो है वो राज करता रहा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 साल कर पाएंगे या 10 साल ही करेंगे, या 5 साल बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जो मैंने आपको बताया था फ्यूज़न टेक्नोलॉजी, तो फिर दुनिया बदल जाएगी। तो क्या होगा पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, सर्टेन कुछ भी नहीं है। ऐसे बिल्कुल ट्रांजिशन फेज में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप किसी निबंध को शुरुआत करते समय ये 4 बातें लिखोगे तो इम्प्रेशन तो पड़ना ही है कि आप कौन से युग में जी रहे हो, आज का युग कैसा है। बहुत सारे आंसर को इससे आप शुरू कर सकते हो, इन 4 बातों से। तो एग्जामिनर जो है आपको अप्रिशिएट करेगा कि आप एक थॉट प्रोसेस वाले आदमी हैं, आप
के अंदर अच्छी एबिलिटी है इस मामले में। तो ये थोड़ा लेवल होता है, अदरवाइज तो हम कुछ भी बोलने लग जाएं तो फिर बात बनती नहीं, थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ बोलना पड़ता है। ठीक है। GPT-4 पे एक आर्टिकल था कि GPT 3.5 से GPT 4 होने में केवल 6 महीने लगे, तो ये तो बहुत फास्ट हो गया। और बहुत सारे, दरअसल कोई भी टेक्नोलॉजी लैब में जब बनती है या आप उसको तैयार करते हो सॉफ्टवेयर के रूप में, उसको रियल वर्ल्ड में आने में टाइम लगता है, क्योंकि इक्विपमेंट बनाने पड़ते हैं। एप्पल को फ़ोन बनाना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट को सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेंगे, चिप का, सेमीकंडक्टर का, सबका विकास होगा। तो ढेर सारी टेक्नोलॉजी उसके लिए लगती है। सॉफ्टवेयर में केवल आप अगर एनहांस कर दोगे या अपग्रेड कर दोगे उससे बात नहीं बनेगी। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी को देखते हुए एलन मस्क जैसे लोग भी और तमाम लोग बोलने लगे कि अब 6 महीने के लिए पॉज कर दो, रिसर्च को पॉज कर दो, इतना फास्ट खोज मत करो। क्योंकि जैसे ही आप खोज करते हो एकदम से R&D होता है, एकदम से नई चीज़ आ जाती है। तब तक हम पुराना कोई इक्विपमेंट बनाए, उससे पहले पहले तो नया आ जाता है, तो वो बेकार हो जाता है, तो सारा पैसा बेकार हो जाता है। मार्केट में आप जाओगे 6 महीने बाद फ़ोन का मॉडल जनरेशन चेंज हो जाता है। कोई अगर आईपैड लेना चाहता है तो उसका जनरेशन चेंज हो जाता है। कोई पीसी, पर्सनल कंप्यूटर नया लेना चाहता है, जनरेशन प्रोसेसर का चेंज होकर के नया जनरेशन आ जाता है। रैम जो है वो DDR3 थी किसी समय में, DDR2 था, अब DDR5 हो गया एकदम से। तो सब चेंज हो रहा है। उधर जाओगे तो केबल का अपना एक रोल है, मैंने बताया भी था पहले। HDMI केबल में वो 1.5 टू 2.1 2.1A ऐसा करके जनरेशन आ जाती हैं। तो केबल की जनरेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि जो डेटा ट्रेवल करता है तो उसमें उतना फास्ट डेटा ट्रेवल नहीं कर पाता। तो आपका जो डिस्प्ले पोर्ट शुरू हो गया, उसके बाद HDMI के बाद में डिस्प्ले पोर्ट आ गया। डिस्प्ले पोर्ट की भी अलग अलग जनरेशन आ गई। अगर आपकी हाई जनरेशन का, अगर आपके पास डिस्प्ले पोर्ट वाला अगर लैपटॉप है या पीसी है, और अगर आपका जो डिस्प्ले है यानी कि मॉनिटर है या LCD प्रोजेक्टर है या वो भी बहुत ही हाई जनरेशन का है, मतलब अपग्रेडेड वर्जन है, और आपकी केबल अगर पुरानी है तो वो क्वालिटी वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वो केबल भी अपग्रेडेड होना चाहिए। इसलिए खर्चा ही खर्चा है। पहले 5,000 की केबल आती थी, अब 22,000 की केबल आती है नई वाली। पहले वो सिंपल आपकी स्टील वाली होती थी, अब वो गोल्ड प्लेटेड होती है या प्लेटिनम प्लेटेड होती है, तो उसमें ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से डेटा ट्रेवल करता है, हैवी पॉकेट्स जा सकते हैं। तो इतना कंपटीशन है नेक टू नेक इसमें टेक्नोलॉजी में, कि न केवल आपके सेमीकंडक्टर में वहाँ हो रहा है, चिप्स में हो रहा है, बल्कि हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, केबल में, डिस्प्ले में। 4K का 8K हो गया, तो जो 8K मॉनिटर चलाने लगता है उसको 4K बकवास लगने लगता है, वो धुंधला सा दिखता है और बेकार सा लगता है, क्योंकि 8K की आदत हो गई, आंखों को 8K की आदत हो गई। 8K टीवी आप देखने लग जाओगे, साधारण जो HD है वो आपको बेकार लगने लग जाएगा, क्योंकि जो 4K है वो अल्ट्रा HD UHD कहलाता है, वो 4K कहलाता है। अब 8K की अगर किसी ने आदत डाल दी तो वो तो अल्ट्रा HD से भी अच्छा है। उसमें अगर उसने मूवी देखी, उसके बाद वो दूसरी मूवी 4K वाले मॉनिटर पे देखता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो मॉनिटर चेंज करने में 40,000 रुपये लग जाएंगे, या उसका टीवी लाने में 50-60 हज़ार लग जाएंगे। तो मार्केट इतना फास्ट है, टीवी की दुकानों पे इतना जल्दी जल्दी टीवी बदल जाता है, नया टीवी आ जाता है कि आप अपने आप को पुराने ज़माने का मानने लगते हो। तो उन्होंने कहा बस 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 थोड़ा सा 6 महीने के लिए रुक जाओ, अब ज़्यादा रिसर्च मत करो। ये लेवल आ गया। ये बोलना रिसर्च वालों को, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ना भाई। तो इसका मतलब है कि बहुत ही फास्ट सब कुछ हो रहा है। मूर्स लॉ भी बेकार हो गया ना। मूर्स लॉ ने 24 मंथ्स का कहा था, वो 18 मंथ आया था, अब 6 मंथ पे हो गया कि डबल हो जाएगा।
साइज आधी हो जाएगी और स्पीड डबल हो जाएगी। ये मूर्स लॉ है, तो मूर्स लॉ को भी याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें करिए, ये आपका सिलेबस है। क्योंकि दुनिया जितनी तेज गति से बदल रही है, क्या हमारे यहाँ के लोग बदल रहे हैं? हमारे यहाँ की मानसिकता बदल रही है। हमारे यहाँ के लोग उसको कैच कर पाएंगे, उस स्पीड को नहीं कर पाएंगे तो पिछड़ेंगे। उसी को कल्चरल लैग बोला है कि भौतिक संस्कृति बहुत आगे बढ़ जाती है और मानसिक और जो हम लोग विचार हैं हमारे वो पीछे रह जाते हैं। तो हम तो और पीछे चले जाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए विज्ञान का संगम बहुत ज़रूरी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम पुरातनपंथी हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और ये जो है, ये जिन देशों में ये सब चल रहा है, उन देशों में रूल ऑफ लॉ की वजह से चल पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से चल पा रहा है, डेमोक्रेसी की वजह से चल पा रहा है, धर्म की वजह से नहीं है। ध्यान रखिएगा, वहां ये सारी की सारी प्रोग्रेस धर्म की वजह से नहीं है। धर्म आपको आगे नहीं ले जाएगा उस मामले में, विज्ञान ले जाएगा। धर्म का अंकुश होना चाहिए कि विज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन धर्म की उपस्थिति में बहुत ज्यादा दुष्टता है, ठीक है। और जहां विज्ञान उपस्थित है वहां पर रूल ऑफ लॉ है, वहां लोग नियम से चल रहे हैं और मानवता को भी समझ रहे हैं, ह्यूमैनिटी को भी समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा उस चीज को समझना पड़ेगा कि हमें धर्म को भी वैज्ञानिक बनाने की जरूरत है, यानी उसमें से अंधविश्वास को निकाल के फेंकने की जरूरत है। तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि एक और लॉ आया है, राइट टू हेल्थ, राजस्थान में, उसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल हैं, राइट टू हेल्थ। तो राजस्थान सरकार जो है राइट टू हेल्थ लेके आई। ये भारत में पहली ऐसी राज्य सरकार है। हेल्थ स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट का सब्जेक्ट है, अस्पताल और हेल्थ और सब पुलिस की तरह। तो उसके रिफॉर्म भी स्टेट लेवल पे आसानी से हो सकता है, नेशनल लेवल पे हो तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हेल्थ में वो लेके आए राइट टू हेल्थ, मीन्स कानून है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा ये कानून था, एमजी नरेगा। वैसा कानून ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, तकलीफ है, एक्सीडेंट हुआ है और वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है अगर, और अस्पताल के बाहर है और प्राइवेट अस्पताल के बाहर भी है, तो भी उसका इलाज शुरू करना होगा, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। तो ये तो बहुत बड़ा कानून है और आपको उसे बचाना ही होगा, इलाज करना ही होगा। पैसे बाद में रीएम्बर्स हो जाएंगे। आप सरकार को बिल लगाइए कि ये पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती हुआ था, इसका ये खर्चा हुआ, सरकार फिर आपको पैसा दे देगी। लेकिन उसको इलाज का अधिकार है, मौलिक अधिकार की तरह, राइट टू लाइफ की तरह। 21 का पार्ट हो जाएगा ये राइट टू हेल्थ, और ये लागू भी हो गया। बट डॉक्टर बिरादरी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम बिना पैसे लिए दिए किसी को भर्ती नहीं करते, बाद में हमारा पैसा फंस जाएगा, ब्यूरोक्रेसी में लटक जाएगा। क्योंकि वो तो बहुत सारी चीज़ें एसडीएम तय करेगा और एसडीएम तो फिर खामी निकालने आ जाएगा। ज़्यादा अगर एसडीएम को तंग करेंगे अस्पताल वाले तो बोलेंगे तुम्हारा अस्पताल तो सील करने लायक है, यहाँ गंदगी है, यहाँ चादर नहीं बदली, ये जो है आपने पर्दा चेंज नहीं किया, कर्टेन चेंज नहीं किया। 50 तरह की खामी निकाल सकता है ना वो तो उससे पंगा लेना एसडीएम से, कलेक्टर से या सरकार से तो बहुत मुश्किल होता है। तो बिल जो है देर से आएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर उसके लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हो ही जाएगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है सीधा सीधा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रोड पे आ गया, धरना आंदोलन सब कि ये बिल्कुल बंद करो, ये सब गलत है, ये हमारे बिजनेस मॉडल के खिलाफ है। क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल पैसे जमा करवाता है पहले,
इसलिए ऑपरेशन करने से पहले, जैसे ऑपरेशन का खर्चा 50,000 है तो वो 60-70 हज़ार पहले ही जमा करा लेते हैं, उसके बाद ऑपरेशन शुरू करते हैं। फिर उसके बाद बिल बनता है फाइनल, अगर 90,000 का बना तो 20,000 और जमा कराओ, और अगर 50,000 का बना तो 20,000 वापस कर देते हैं। 70 पहले आपसे जमा करा लेंगे ऑपरेशन करने से पहले। अब ये मॉडल है उनका, तो अब इसमें राइट टू हेल्थ में तो पंगा हो गया, लेकिन राजस्थान सरकार ने तो कर दिया। देखा जाए तो ये सभी राज्य सरकारों को करना चाहिए, बहुत ही मानवतावादी है, क्योंकि मरते हुए आदमी को बचाना तो बहुत ज़रूरी ना। क्या बिल, इसका मतलब है कि गरीब आदमी को इलाज नहीं मिल सकता, पैसे के आधार पर लोग जिंदा रहेंगे, तो बहुत खतरनाक है। तो IMA इसके खिलाफ है, तो फिर क्या डॉक्टरों को पेशेंट के साथ नहीं होना चाहिए? तो डॉक्टर जो है, सरकार पेशेंट के साथ है लेकिन डॉक्टर पेशेंट के साथ नहीं है, तो ये खतरनाक है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आपको इतनी ही चिंता है और डॉक्टरों को लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो जब दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन होता है, जब जातिवाद की वजह से दिक्कतें आती हैं, महिलाओं को दिक्कतें आती हैं, तो डॉक्टर कभी रोड पे आते ही नहीं है। तो आप अगर समाज के किसी पक्ष को नुकसान होता है और आप सड़कों पे आए होते किसी ज़माने में और आपने जन आंदोलन किए होते दूसरे लोगों के लिए, तो शायद आज लोग आपके बारे में भी सोचते। तो डॉक्टर अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि डॉक्टर बिरादरी किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक और किसी भी तरह के जनरल जो भी लोगों की समस्याएं होती उसमें कभी साथ नहीं देते, वो अपना अलग ही बने रहते हैं, किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं होते हों। तो आज उनके आंदोलन में कोई भी हिस्सा नहीं है, वो अकेले हैं, और अकेले क्या कर लेंगे, वो तो सरकार ने कर दिया, तो सबको मानना पड़ेगा। बट ये जो है इस चीज़ से समझ सकते हैं। तो क्या मोरालिटी हमारी ख़त्म सी नहीं हो रही है नए ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में? ये जो विकास हो रहा है इसमें नैतिकता कहाँ है? और डॉक्टर भी तो हमारे समाज के अंग हैं, इसी समाज से, उनके माता पिता भी तो इसी समाज में रहते हैं, इन्हीं परिवारों। तो ऐसी कौन सी शिक्षा उनको दी गई कि वो सेवा करने को तैयार नहीं, जबकि नोबल प्रोफेशन माना जाता है और सेवा करने के लिए ही माना जाता है कि ये सेवा के लिए ही डॉक्टर बन रहे हैं। तो फिर जब सेवा का मौका आया तो भाग क्यों रहे हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मोरालिटी, समाज की नैतिकता चेक हो रही है। जब आप देखते हैं कि समाज में नैतिकता कितनी बची है, तो जब इस प्रकार के आंदोलन देखेंगे तो इसका मतलब है कि नैतिकता बहुत कम बची है, क्योंकि जब मौका आता है तभी तो देखा जाता है। बैंकों में आपने देख लिया था, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंकर्स पैसा लेकर के और कमीशन लेकर के नोट बदल रहे थे। इसका मतलब बैंक में नैतिकता नहीं थी। जब मौका आएगा तभी पता चलता। डिमोनेटाइजेशन में पहली बार पता चला कि बैंक के लोग चोर हैं, बैंक में काम करने वाले भ्रष्ट होते हैं, पहली बार पता चला देश को। अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो कभी कोई समझ ही नहीं पाता कि बैंक में भी भ्रष्टाचार हो सकता है। राइट टू हेल्थ आया तो समझ में आया कि डॉक्टर सेवा करने को तैयार नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। तो ऐसा मौका आता है कभी न कभी, सरकार कानून के माध्यम से, नियम के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से ऐसा कुछ करती है कि जिससे समाज की सच्चाइयाँ बाहर आ जाती है। तो बैंकर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, पेपर आउट करने वाले लोग, जिससे बच्चों को कितना नुकसान होता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, ये तो पेपर आउट वाली खबरें तो जो पकड़ा जाते हैं वो खबरें बनती हैं। बाकी पर्दे के पीछे और कितना खेल होता होगा वो तो समझ में ही नहीं आता। सब चीज़ आउट थोड़ी होती है। तो ये सब लोग समाज के दुश्मन हैं। इसका मतलब हर वर्ग में भ्रष्टाचार है, हर वर्ग में भ्रष्टाचार है। जिसको भी मौका मिलता है वो भ्रष्ट आचरण करने से छूटता नहीं, चूकता नहीं, वो करता ही है। तो समाज खोखला हो चुका है, नैतिकता के मापदंड खत्म हो चुके हैं। तो ये मॉरलिटी के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है, राइट टू हेल्थ, पढ़िएगा, इसके ऊपर लिखिएगा राइट टू हेल्थ पर। क्या पूरे भारत में नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। केवल राजस्थान से क्या होगा? राजस्थान के लिए इसलिए उचित है क्योंकि राजस्थान में शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, मातृत्व वाले। और वहाँ डॉक्टर्स का रेशो भी 10,000 पे ओनली 5 है।
जो जम्मू कश्मीर में 10,000 पे 21 डॉक्टर हैं 10,000 लोगों पे, और राजस्थान में 10,000 लोगों पे केवल 5 डॉक्टर हैं। ऐसे समय में राइट टू हेल्थ वहाँ आना बहुत बहुत बड़ी बात है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि वहाँ इलाज की सुविधाएं, हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत कम है। ठीक है, तो ये भयावहता है, तो पूरे देश में सुधार होना चाहिए, हो भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक एक राज्य जागेंगे और वो अपने यहाँ कानून बनाएंगे तो पूरे देश में ये बात फैलेगी। लेकिन आप लिखिएगा राइट टू हेल्थ, क्योंकि आपका काम है, प्रशासन में जाकर के आपको ये करना होता है। राजस्थान से ही निःशुल्क दवाई वितरण शुरू हुआ था, वहाँ के एक कलेक्टर ने किया था, चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर ने। पहली बार सत्यमेव जयते जो प्रोग्राम आता था उसमें बुलाया भी था उनको, आईएएस को, वो डॉक्टर भी थे और आईएएस भी थे, नाम तो मैं भूल गया, लेकिन आप जा करके देखिएगा उसको। तो उन्होंने पहली बार निःशुल्क दवाई योजना, जेनेरिक ड्रग्स, ठीक है, तो जेनेरिक ड्रग्स को उन्होंने कहा था ब्रांडेड वाला दवाई देना ज़रूरी नहीं है, जेनेरिक ड्रग्स हॉस्पिटल में फ्री मिलेगा, ये उनका कंसेप्ट था। और पूरे भारत में अब लगभग सभी राज्यों में हो गया है, मध्य प्रदेश ने भी किया है, तो सभी ने कॉपी किया है उसको, राजस्थान के उस मॉडल को। तो अभी सभी प्रकार की जांच, उसका एडमिशन से लेकर के उसको खाना और वहाँ हॉस्पिटल में इलाज वगैरह सब सरकार की तरफ से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए, खास करके इलाज और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीज़ें जो निःशुल्क ही होना चाहिए। बाकी चीज़ें ना भी हो तो चलेगा, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन तो निःशुल्क होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ये केवल पैसे वाले लोगों को मिलेगा, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो दो चीज़ें, GPT-4 वाला मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत डिबेट है अभी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि GPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो जो बड़ा बिग डेटा है, बहुत लार्ज डेटा जो है, वो उसी को ऐसे तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? तो बिग डेटा, लार्ज डेटा, क्या यही एसेट्स हैं? और इसी से हम AI चला लेंगे या GPT चला लेंगे, और यही है तो फिर ये कितना ऑथेंटिक है और कितना मानवता के भलाई के लिए है, और इसका कितना यूज़ हो सकता है, कितना मिसयूज़ हो सकता है। तो स्टूडेंट्स वगैरह तो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत यूज़ कर रहे हैं अपने आंसर्स निकालने में, ऐसे बनाने में। एकदम से बना के दे देता है, समरी निकाल के दे देता है, बहुत आसान होता है उसके लिए। लेकिन दिक्कत है, जैसे टेररिस्ट है वो हैं, तो वो उसको बोलते हैं एंटी GPT। तो एंटी GPT बोल करके या एंटी AI उसके बोल करके एकदम से, जैसे आपको कोई वो पॉजिटिव चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है कि आतंकवादियों को कैसे पकड़ें। अगर किसी मंदिर में 4 आतंकवादी घुस जाएं तो पुलिस वालों को क्या करना चाहिए, अगर ये आप पूछ रहे हो GPT से, और तो आतंकवादी ये पूछ लेंगे, इसका एंटी GPT बताओ। एंटी GPT मतलब आतंकवादी अगर पुलिस घेर ले तो आतंकवादी कैसे भागें, बच के भागें, तो वो भी तो बता रहा है ना वो। तो उनका काम तो और आसान हो गया, अब उनको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं, सीधा GPT से पूछेंगे, सीधे सीधे काम करेंगे। तो ये खतरनाक है। कुल मिलाकर के ये जितना हमारी भलाई के लिए है उतना ही उसका उल्टा भी है। टीचर नकल पकड़ने के तरीके पूछेगा तो वो नकल करने के तरीके बताएंगे, जो टीचर ना पकड़ सके उसका एंटी GPT आ जाएगा। तो हर जगह पर आप जिसका आप समझ रहे हो कि ये यूज़ है प्रशासन में या यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, एकदम से उसका उल्टा वो बताने लग जाएगा। तो ये क्रांति है या नहीं, अभी विचार थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी इसके रिजल्ट आना बाकी हैं, अभी तो शुरू हुआ है, तो अभी थोड़ा समय लगेगा। तो इसके ऊपर ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, ये प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये इन्हीं दिनों में सब कुछ हो रहा है। GPT-4, GPT 3.5 उससे अलग कैसे है, दूसरा ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, इसके ऊपर पूरा एक मेंस का भी बनाइए, प्रीलिम्स में भी कहीं न कहीं इसी के ओपन AI क्या है, ओपन AI के प्रमुख कौन हैं, उनका प्रोजेक्ट क्या है, उसका नाम क्या है, ये सब।
तो ये चीज़ें जो है ये एक ज़रूरी है। दूसरा एक आर्टिकल पढ़ने में आया था कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, जो फांसी की सज़ा होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL आया था तो उसके अगेंस्ट जो पिटिशन था तो उसमें उन्होंने कहा कि जो फांसी की सज़ा है बड़ी क्रूर होती है, क्रूएल होती है, अमानवीय है, इनह्यूमन तरीका है, तो कुछ ऐसा तरीका विकसित नहीं कर सकते आपकी, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और CRPC और तमाम चीज़ों का हवाला दिया है। तो आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हो कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर कि हैंगिंग टिल डेथ वाला जो है वो ज़रूरी वही तरीका है या लीथल इंजेक्शन दे करके भी मारा जा सकता है, शॉट कर सकता है। अब दुनिया में कई जगह तो ऊपर वाली किसी ऊंचाई पे वाली जगह पे ले जाके फेंक देते हैं, स्टोन भी मारते रहते हैं, जब तक कि वो मर नहीं जाता तब तक पत्थर मारते हैं। तो कई तरह के हैं मौत की सज़ा देने के। तो मौत की सज़ा भारत में क्या स्थिति है, मौत की सज़ा किसे मिलती है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मिलती है और आसान नहीं है मौत की सज़ा। मौत की सज़ा देने के लिए या आजीवन कारावास देने के लिए पर्याप्त कारण बताने पड़ेंगे, बहुत सारे रीज़न बताने पड़ेंगे जज को फैसला देते समय, प्रॉपर रीज़न बहुत ज़रूरी होते हैं वो, तभी जाकर के आप मौत की सज़ा दे सकते हैं। दूसरा, उसके बाद भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो जब कोई आदमी को मौत की सज़ा हो जाती है और अगर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उस आधार पे कुछ लोगों की आजीवन कारावास में उसका कम्यूटेशन कर दिया गया। तो कम्यूटेशन कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनका कहना रहता है कि इतने लंबे समय तक आदमी रोज़ मरता है, उसको लगता है कि मुझे आज फांसी देंगे, कल देंगे, अगले महीने देंगे। तो आदमी इतना मरता है कि फिर बाद में वो इतनी बार मर चुका है कि अब उसको आजीवन कारावास में बदल देना ही उचित है, उसका अधिकार बनता है कि उसको आजीवन कारावास दिया जाए। तो ये बहुत सारे पेच है उसमें। अगर आपको मौत की सज़ा देना है तो फिर दे दो, उसको टांग दो, फिर इतना देर मत लगाओ। दूसरा, सुखद मृत्यु और क्या हो सकती है, और कौन से मानवीय तरीके हो सकते हैं किसी की जान लेने के तो बड़ा अजीब है। लीथल इंजेक्शन अमेरिका में दिए जाते हैं, घातक केमिकल्स होते हैं, मतलब एक तरह से जहर के इंजेक्शन है। तो क्या वो उचित है? पर उसमें कई बार आदमी मरता नहीं तो लिंगर ऑन होता रहता है, काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहता है, क्योंकि वो लीथल इंजेक्शन जो है ठीक से शरीर को ख़त्म नहीं कर पाता, तो तड़पता रहता है कई दिनों तक। तो ये क्या ठीक चीज़ है? कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, लीथल इंजेक्शन होना चाहिए। तो ये कुछ लोग ऐसी कुर्सी आती है जिसमें एक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, उसके जैसे ही उसको बिठाएंगे, बांधेंगे उसको और उस पर करंट लगाएं, एकदम से मर जाएगा। लेकिन अभी तक जो कोर्ट मानता है, सुप्रीम कोर्ट, YV चंद्रचूड़ जो हैं हमारे चीफ जस्टिस, और उनके फादर ने जो फैसला दिया था आज से 20-25 साल पहले, वो इन सब में यही चीज़ बताई गई, फांसी सबसे सूटेबल है अभी के इसमें, क्योंकि इसमें बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं होता आदमी, जल्दी निपट जाता। मतलब गले की हड्डी टूटती है, फांसी पे लटकाते हैं, मुश्किल से कुछ सेकंडों में उसकी जान चली जाती है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता। तो अभी यही सेफ तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी आदमी को सज़ा देने का, मौत की सज़ा देने का। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ज़रूर लिखेगा, क्योंकि मुद्दा आया है चर्चा में, डिबेट होने लगी है फिर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपके पास इससे फास्ट वाला कोई हो तो हमें सुझा दो, हम वो कर देंगे, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो जनता को आमंत्रित कर दिया उनने, इससे फास्ट कोई और तरीका हो तो बता दो। तो खैर ये चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे पेज है, ये आएगा राइट टू लाइफ वाला, आर्टिकल 21। तो कई लोग चले भी गए कोर्ट में कि ये तो क्रूरता है, क्रूएलिटी है, अमानवीय है। तो उन्होंने कहा नहीं, 302 के तहत और CRPC के तहत जो हम इसको फांसी पे टांगते हैं, अपने आप में ये कोई क्रूएलिटी नहीं है, क्योंकि ये कानून का भाग है। आप फांसी की सज़ा देने को ही अमानवीय नहीं कह सकते, नहीं तो फिर वो जिस जज ने फांसी की सज़ा दी है उसी को आप राक्षस बोलने लग जाओगे, तो फिर ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाएगी। तो दरअसल वो अपने आप में आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। फांसी की सज़ा अपने आप में अमानवीय नहीं है, वो एक सज़ा का, CRPC का क्रिमिनल प्रोसीजर का पार्ट है। उसके लिए मानवाधिकार और ये सब बात करना बेकार है। तो उन्होंने ये क्लियर किया है। तो आप सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस जानिए,
पुराने सारे प्रेसिडेंट्स देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूरे पूर्व निर्णय क्या क्या थे वो देखिए, और कानून की स्थिति दुनिया भर में भारत की स्थिति कहाँ पर है, कब ये शुरू हुआ था, पिछली फांसी कब हुई थी, कौन कौन से केसेस में ये कम्यूटेशन हो गया, यानी कि वो आजीवन कारावास में बदल गया, फांसी की सज़ा, और अगर ऐसा कभी होता है तो उसकी क्या शर्तें हैं। कोई सा भी सवाल आ सकता है। अचानक से ऐसा सवाल आता है तो हम सोचते हैं ये कैसे आ गया, तो उसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि वो डिबेट में होता है, वो रिसेंटली इन न्यूज़ कहीं है, इस वजह से आपको क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। तो ये मुद्दा अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में बिल्कुल मिलेगा, पक्का। एक ये चीज़ थी जो आपको बतानी थी। बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर से इन्फ्लेशन, वही वाला मुद्दा है जो हर बार ढेर सारे आर्टिकल इन्फ्लेशन के ऊपर आते हैं, और इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा गरीब लोगों पर असर डालता है। सबसे परेशान जो होते हैं अगर इन्फ्लेशन से, वो एकदम मिडिल क्लास और लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वही सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। पैसे वाले लोगों पर इन्फ्लेशन का ज़्यादा असर नहीं आता है, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जब करती है ना गवर्नमेंट, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में वो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट और उसको उस तरह से लोगों के हिसाब से नहीं करती, बल्कि वो कॉरपोरेट के हिसाब से ही हो जाता है, और गवर्नमेंट को सस्ता लोन मिल सके, इसलिए वो इन्फ्लेशन को ठीक से कम नहीं करते। तो मॉनेटरी पॉलिसी और रिजर्व बैंक के जो फैसले होते हैं वो आम आदमी के खिलाफ चले जाते हैं, सरकार का बैंकर के तौर पे वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो इन्फ्लेशन में रिजर्व बैंक का रोल, मार्केट का रोल, कॉरपोरेट का रोल, टैक्स का रोल, सरकार का जो रोल है वो टैक्स के रूप में, यानी बजट के में जो टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स होते हैं तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दो तरीके हैं जिनकी वजह से हम इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से यहाँ पर फिर एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, वो है हमारे यहाँ जो लोग हैं जो रोज़गार कर रहे हैं, खास करके शहरों में, और फिर वो गांव चले जाते हैं, ज़रा सा भी कुछ खराबी आती है, डिमोनेटाइजेशन हुआ या लॉकडाउन लगा, उनको तुरंत गांवों की तरफ जाना पड़ता है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर, रोज़गार के ऊपर बहुत ज़्यादा रोज़गार हमारा है जो रजिस्टर ही नहीं है, ठीक है। और इनमें दिक्कतें बहुत हैं, इनका रोज़गार बड़ा अस्थायी यानी स्टेबल टाइप का है, और अगर एक बार इसमें तंगी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो फिर वो हमेशा पूरे परिवार को ख़त्म कर देती है और परमानेंट गरीबी में चले जाते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसके ऊपर कि भारत में बढ़ती हुई गरीबी, गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोअर मिडिल क्लास की संख्या बढ़ती जा रही है, लोअर क्लास की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आखिर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोअर क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में जाते जा रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए, लोगों की स्थिति सुधरना चाहिए, उसके बजाय उल्टा कैसे हो रहा है। तो असमानता, इनइक्वालिटी का बढ़ना, इनइक्वालिटी पे लिखिएगा, इनइक्वालिटी पे क्वेश्चंस आएंगे इनइक्वालिटी के ऊपर, और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो विकास हो रहा है ये जॉबलेस ग्रोथ है, जॉबलेस, रोजगार रहित विकास, जिसमें रोजगार नहीं मिल रहा है। जितना जितना आप ऑटोमेशन करेंगे, ऑटोमेशन का युग है, ऑटोमेटिक चीज़ें ज़्यादा होती जा रही है। अभी जो आपको मैंने 4 चीज़ें बताई थी शुरुआत में, उसमें ऑटोमेशन भी जोड़ दें कि ये जो समय चल रहा है ये ऑटोमेशन का समय है, हर चीज़ ऑटोमेटिक होती जा रही है, रोबोटिक्स, रोबोट्स काम करेंगे, तो ऑटोमेशन का युग है, हर चीज़ ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। ऑटोमेशन से बेरोजगारी आती है क्योंकि लोग कम लगते हैं, तो पैसा, तो हम बात कर रहे थे, हाँ एक और लिख लीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की प्रॉब्लम।
तो भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो बड़ी संख्या में हैं, जो खुद स्वरोजगार वाले, उनके ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उन लोगों की दिक्कतें बहुत है और वो गरीबी में चले जा रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। बहुत बड़े उद्योगपतियों के लिए तो सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, सरकारी नौकरी वाले भी उनको सैलरी मिल जाती है, लेकिन जो खुद अपना रोजगार करते हैं वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतना प्रॉफिट नहीं होता कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें या अपने बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल सकें। वो एक बार घाटे में चले जाते हैं, टैक्स के चंगुल में भी हैं और कमाई भी इतनी नहीं है और सुविधाएं भी इतनी नहीं है, सरकार की सहायता भी नहीं है। और एक बार यदि उनमें से कोई बीमार हुआ सेल्फ एम्प्लॉयड में, परिवार में जैसे वही काम करने वाला है, तो एक हल्की सी एक बीमारी उसको गरीबी में धकेल देती है। तो सेल्फ भारत में स्वरोजगार करने वालों के लिए दिक्कतें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, फिर आइए पर्यावरण के ऊपर, फिर से एक पर्यावरण एक मुद्दा होता है। तो इस बार हम बात करेंगे जो चारधाम प्रोजेक्ट है और हिमालय में अस्थिरता है। पहले जोशीमठ वाली बात हमने की थी, तो जोशीमठ की जो खिसकने की घटना है, इसके बारे में 50 साल पहले चेता दिया गया था, 50 साल पहले बता दिया गया था। तो 50 साल हो गए हैं चिपको आंदोलन को, इसलिए सवाल हो सकता है चिपको मूवमेंट। उत्तराखंड में ही सीपी भट्ट, चंद्री प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में लोग पेड़ों से चिपकने लगे थे जब सरकार ने कटाई का आदेश दिया था, पेड़ों की कटाई का। तो उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया था और पेड़ों को हक करके उन्होंने कहा पहले हमें काटो तब जा कर के। तो जिन गांवों में महिलाएं पुरुष इस आंदोलन में भाग लिए थे, कई लोग अभी जिंदा भी हैं, तब तमाम प्रकार की कमेटीज़ बनी। उसी समय कमेटीज़ ने रिकमेंड किया था कि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, डैम, लेकिन वहीं पर डैम बन गए हैं और वहीं पर पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो उसकी वजह से लोग उन गांवों में जहाँ चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था, उन्हीं गांवों में बहुत सारी दिक्कत पैदा हो गई है और वो लोग खुद ही अपना पीने का पानी तक नदी से लाने लायक नहीं रहे। तो ये 50 साल बाद, और अब वहाँ पर पहले जो यात्रा करते थे लोग चारधाम की, वो नदियों से काफ़ी ऊपर करते थे। अब नदी के किनारे किनारे जो है वो रोड बना दिया गया, 4 लेन चारधाम रोड, चारधाम प्रोजेक्ट। तो वो जो 4 लेन रोड है चारधाम प्रोजेक्ट वाला, वो बिल्कुल नदियों के किनारे किनारे है। तो ऊपर हल्का सा भी लैंडस्लाइड होता है तो दिक्कतें, आए दिन आप खबरें सुनते हो। ये सब मना कर रखा है 50 साल पहले से, ना कांग्रेस सरकार ने कभी उसकी बात मानी, ना बीजेपी गवर्नमेंट ने मानी। उत्तराखंड में पिछले 30-40 सालों में 3 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस की सरकारें आई होंगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और केंद्र सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया, कोई पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। हिमालय बहुत ज़्यादा अस्थिर, फ्रेजाइल है, अनस्टेबल है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, वेरी यंग माउंटेन है, जो दिन रात अपनी टोपोग्राफी को चेंज करता है। तो लैंडस्लाइड बहुत कॉमन है। तो हिमालय की जो ज्योग्राफी है उसके ऊपर थोड़ा सा वहाँ की पॉलिटिक्स पे, थोड़ा के वहाँ का इंडस्ट्रियल और ये सब डेवलपमेंट, माइनिंग और तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ जो कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, थोड़ा रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है। पहले के समय में जो भाव रखते थे भगवान के प्रति तीर्थ यात्रा में, वही लोग पैदल यात्रा या खच्चर के साथ या ऐसे लोगों के पीठ पे बैठ करके और ऐसे इस तरह से यात्राएं करते थे। दुर्गम होती थी, कम लोग पहुंचते थे। अब चारधाम प्रोजेक्ट से आप अपनी कार से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, तो ढेरों लोग पहुंच रहे हैं। वो अच्छी बात है, भगवान की भक्ति करें, लेकिन हिमालय के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जब पहली बार ये सब हुआ था तो तभी जोशीमठ में दरारें आना शुरू हो गई थी तमाम प्रोजेक्ट की वजह से, और अब वो खिसकता खिसकता दरारें बड़ी हो गई हैं।
तो अब वो किसी भी दिन कोई भी बुरी खबर हिमालय से आएगी और आती रहेंगी, लगातार आएंगी, कोई एक खबर नहीं आएगी। और आ ही रही है। उत्तराखंड की बाढ़ में भी आपने देखा था उस बाढ़ के बारे में भी 2009 में बता दिया गया था। बाढ़ आई थी 2013 में, लेकिन 2009 में ही चेता दिया गया था कि ये सब होने वाला है। ठीक है, तो जितनी भी घटनाएं हिमालय में होती है उनके 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले अच्छे से सरकार को बता दिया गया रिपोर्ट के माध्यम से। तो अब आपको एक होमवर्क करना है कि हिमालय के मामले में कब कब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, कब कब एक्सपर्ट्स की कौन कौन से आंदोलन हुए। एक तो आंदोलन कौन कौन से हुए, मूवमेंट कौन कौन से हुए, उनका नेतृत्व किसने किया, फिर उसके लिए कौन कौन से कानून बने वो, और कौन कौन सी कमिटीज बनी, कमीशन बनाए गए, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा। ये आपका सिलेबस है तैयारी का। तो इस बार के करंट अफेयर्स में हिमालय, जोशीमठ, चारधाम प्रोजेक्ट और हिमालय की अस्थिरता, थोड़ा बहुत उसकी ज्योग्राफी के बारे में रिपीट कर रहा हूँ मैं। पहले हमने जोशीमठ पे किया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसका स्वरूप बदलेगा। ठीक है ना, उसमें मैटर और बदलेगा, थोड़ा सा डेट लाइन, टाइम लाइन और भी चीज़ें जोड़ दीजिएगा तो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि चिपको मूवमेंट जो हुआ था, चिपको आंदोलन, उसके 50 साल हो गए हैं, तो उसके ऊपर सवाल बनेगा। 50 वर्ष जिस भी चीज़ को होते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल आते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो भी हैं और भी पर्यावरणवादी जो भी लोग हैं उन सब के क्या कमेंट है। गंगा शरण अग्रवाल, जीडी अग्रवाल जो गंगा पुत्र कहे जाते हैं, गंगा को बचाने वाली गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे जो इस सरकार की योजना, अब तो जिक्र भी नहीं होता उसका, अखबारों में भी, टीवी पे बंद ही हो गया। पहले तो गंगा की स्वच्छता पे जिक्र होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, अब तो ख़त्म ही हो गया। तो वो सारी चीज़ें ही चली गई, अब दूसरी चीज़ें निकल आई, तो बहुत झंझट है। इंडिया और इंडोनेशिया की तुलना पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडिया और इंडोनेशिया की तुलना पर तमाम आर्टिकल बने हैं। उसका कुछ कारण है, क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं बताई गई, एकदम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया और इंडोनेशिया। तो दोनों की तुलना करके बताइएगा कि भारत और इंडोनेशिया दोनों कितनी तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभर रहे हैं। उसकी इंडोनेशिया की स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया की क्या है। इंडोनेशिया में भी लेकिन इन दिनों में आप देखेंगे तो इंडोनेशिया ने भी बड़ा बाजार बनाया है और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कुछ किया है। चाइना से निकल करके जो गए हैं व्यापार, वो इंडोनेशिया पहुँचे हैं। तो इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया, क्योंकि IMF की रिपोर्ट में उनको सबसे फास्ट ग्रोइंग दोनों को एक साथ बताया है कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो फिर दोनों की तुलना भी हो जाए, तो सवाल कहीं न कहीं आएगा इंडिया और इंडोनेशिया से। देखिए, जब भी कभी IMF बताता है, वर्ल्ड बैंक बताता है, तो इस प्रकार का सवाल बनता है। खबरें तो और भी बहुत हैं, लेकिन एक बड़ी जो चीज़, जब भी कहीं किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म, निर्वाचन सुधार, इसके ऊपर जरूर सवाल उठता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी जनप्रतिनिधित्व कानून, राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त हुई उसके ऊपर पिछली बार भी शायद मैंने बताया था होमवर्क, तो इस बार भी ले लीजिए। था पिछली बार दिया था होमवर्क, हाँ। तो राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त हुई डिफेमेशन के ऊपर, तो वो उसकी क्या स्थिति है, क्या इस प्रकार से किसी की सदस्यता जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट में यानी कि RPA में इसका क्या प्रावधान है, किस तरह के प्रावधान है, कैसे उसका विकास हुआ है, पूरा क्रोनोलॉजी देखिए। 8-10 बार अमेंडमेंट हुए हैं उसमें और यहाँ तक ये कानून पहुँचा है। एक ऑर्डिनेंस तो खुद राहुल गांधी ने ही फाड़ दिया था इसी से जुड़ा हुआ।
तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेट इस समय में, सुप्रीम कोर्ट की क्या रोल होता है इसमें, स्पीकर का क्या रोल होता है। तो स्पीकर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर पॉलिटिकल है। अगर उनकी पार्टी का है तो वो रोक के रखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। अब चूंकि राहुल गांधी का था तो उन्होंने तत्काल उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन क्या इतनी जल्दी करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, ये विवेक का अधिकार है। स्पीकर ऐसा चाहे तो कर सकते हैं, स्पीकर चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम पनिशमेंट दिया है, मैक्सिमम 2 ईयर का है और मैक्सिमम वाला दिया है। जनरली कोर्ट उठने तक की सज़ा होती, मैंने आपको बताया था कि कोर्ट उठने तक की सज़ा होती है कि 5 बजे तक कोर्ट उठेगा, आप वहाँ उस बेंच पे बैठ जाइए, बस ये सज़ा, और वो सज़ा याफ्ता होता है। बट उसमें उनकी जो MP वाली मेंबरशिप है वो जाती नहीं, वो संसद सदस्य बने रहते, सांसद बने रहते। इसलिए वो उन्होंने सज़ा जो दी वो पूरी 2 साल की दी, ताकि उनकी संसद की सदस्यता चली जाए। तो ये पूरा राजनीति से प्रेरित सा लगता है, और वो दिखता भी है। दुनिया भर में उस पर बहुत प्रतिक्रियाएं हुई है, काफ़ी चर्चा हुई है। तो आर्टिकल 102 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या 101 और 102, 103 खास करके, ये सब आप देखिएगा, जिसमें कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MP या मेंबर्स है ना। और उधर जाएंगे तो विधानसभा का भी देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर का भी देखिए, इधर का भी, दोनों का देखिए, दोनों का लगभग सेम है, दोनों का सेम। बट वो स्पीकर पे और उस पर निर्भर करता है, तो स्पीकर को ज़्यादा अधिकार दिए हुए हैं। कल एक फैसला आ ही गया है ऐतिहासिक, 2 फैसले आए थे परसों के दिन, है ना। तो उन दोनों को भी करिएगा कि दिल्ली का जो LG होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो सरकार की सलाह पर काम करेगा। तो ये केजरीवाल की जीत दिखाता है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की ने जो आवेदन किया था कि जो शिंदे सरकार है महाराष्ट्र की, उसे बर्खास्त किया जाए और हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए, तो उन्होंने कहा अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो आपकी सरकार बन जाती। क्योंकि आपने खुद ही इस्तीफा दिया है, इसलिए अब आपकी सरकार नहीं बन सकती। और स्पीकर को काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए कहा, लेकिन गवर्नर की भूमिका पर काफ़ी सवाल उठाए। तो ये फिर से मुद्दा और माइलस्टोन है ये इसको बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट। कल वाले दोनों जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट कहलाते हैं। लैंडमार्क जजमेंट मतलब लंबे समय तक ये लाइट हाउस का काम करेंगे, यानी कि इनको देख करके हाई कोर्ट और स्पीकर और तमाम लोग उसकी व्याख्या करेंगे कानून की। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जो फेडरलिज्म है, उसमें भी काफ़ी रिफॉर्म की गुंजाइश है, उसमें भी ये लैंडमार्क डिसीजन बार बार आएगा उद्धव ठाकरे वाला। तो नैतिक रूप से उद्धव ठाकरे की जीत हुई है, लेकिन राजनीतिक रूप से हार हुई है। पॉलिटिकली वो हार गए हैं, लेकिन मॉरली वो जीत गए। ठीक है ना। इसका मतलब सार ये है कि बीजेपी ने जो सरकार बनाई है मिलकर के शिंदे के साथ, शिवसेना सरकार जो है, वो गठबंधन और वो जो तरीका है वो नैतिक रूप से सही नहीं है। राज्यपाल ने गलत रोल किया, गलत आकलन किया था। तो यहाँ गवर्नर का चालबाजी है और वो उन्होंने उजागर किया है। ठीक है। बट राजनीति में तो ये सब जायज़ माना जाता है, बोलते हैं सब कुछ जायज़ है किसी भी तरह से। ठीक है ना, है ना। नैतिकता में ये नहीं है, नैतिकता में ये नहीं। जैसे कहीं कोई खाने की चीज़ हो रही थी या मिल रहा था, किसी का नंबर आया, लाइन में लगे हुए थे, वो उधर देख रहा था, पीछे वाले ने आकर क्या ले लिया, तो अब उसका हो गया कि नहीं, अब आपका नंबर चला गया, आपने लिया नहीं, इसलिए अब आपको नहीं मिल सकता, इसलिए अब आप लाइन से बाहर हो जाओ। अब ये लेगा तो उसने दोबारा ले लिया, क्योंकि अब मेरा नंबर है। ये जिस समय मिलना था उसी समय उधर देख रहा था। तो एक तरह से ग्रेप करना, चीज़ों को पकड़ना, अवसरों को पकड़ना। जैसे ही कोई गलती करता है, थोड़ा सा भी लापरवाह है, एकदम से दबोच लेना, तो राजनीति में उसको अच्छा माना जाता है। नैतिक रूप से वो गलत है। नैतिक रूप से ये था कि उसका नंबर था, वो उधर देख भी रहा था, तो आप उसको कहो कि भाई तुम्हारा नंबर आ गया, तुम ले लो। लेकिन राजनीति में उसको अच्छा नहीं माना जाता, नैतिकता को अच्छा नहीं माना जाता।
वहाँ पर ग्रेप पकड़ना, चीज़ों को पकड़ना, कितना आप ले सकते हो, कैसे आप कर सकते हो, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके आप अगर कर लेते हो तो आप सफल हो, और आप सफल माने जाओगे। और कई बार जनता भी ताली पीटती है, तो हमारी जनता भी ऐसी हो गई कि अब उसी पे ताली बजाती है जो उन्हीं के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। तो विचित्र स्थिति है, जो भी है, जैसा भी है। तो धर्म का काम कर रहे हैं वहाँ तक भी ठीक है बाकी, लेकिन नैतिकता बनाए रखना चाहिए। नैतिकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नैतिकता पे दुनिया टिकी हुई है। अदरवाइज़ तो कोई किसी को भी मार डालेगा, कोई किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा, कोई घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। बाहर निकलते ही हम दूसरे लोगों के भरोसे ही है ना, कि दूसरे लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तभी तो हम स्कूटी लेके निकल जाते हैं।